नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराइयों तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक बहुत दिलचस्प, बहुत गौरवशाली घटना के बारे में, जिसका सीधा संबंध भारत से है। भारत की फिल्मकार पायल कपाड़िया को कान फिल्मोत्सव में ग्रां प्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनकी फिल्म के लिए, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय फिल्मकार को यह गौरव हासिल नहीं हुआ। उनकी फिल्म, जिसका कि नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, वो एक ऐसी फिल्म है जो कान फिल्मोत्सव में ग्रां प्री पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म बन गई है। तो ये भारत के फिल्मकारों के लिए, फिल्म उद्योग के लिए, फिल्म जगत के प्रशंसकों के लिए, सिनेमा के दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए एक बहुत गौरव का क्षण है। ये पुरस्कार जो है, ये पाम डियोर के बाद बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और दुनिया भर के फिल्मोत्सवों में इसका एक बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। तो ये जो एक पुरस्कार है, इसकी वजह से भारतीय फिल्म समाज जो है, उसके अंदर एक बहुत उत्साह की लहर है, बहुत खुशी की लहर है। जाहिर बात है, क्योंकि एक भारतीय फिल्मकार ने, पायल कपाड़िया युवा फिल्मकार हैं और एफटीआईआई से निकले हुए फिल्मकार हैं, जो कि देश का एक बहुत बड़ा फिल्म इंस्टीट्यूट है, जहां फिल्म और टेलीविजन के तमाम जो पहलू हैं, अभिनय से लेकर निर्देशन, संपादन, सारे पहलुओं को सिखाया जाता है और वहां से प्रशिक्षित अभिनेताओं और निर्देशकों, संपादकों की एक बहुत लंबी कतार है, जिसने हिंदी सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। तो आज हम बात करेंगे पायल कपाड़िया की इस उपलब्धि के बहाने, इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के बहाने, क्या भारतीय सिनेमा का सम्मान या भारतीय सिनेमा की इस उपलब्धि से क्या उसको हासिल होने वाला है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिपेंडेंट फिल्मकारों की धारा है, जो एक जमाने में जिसको हम समानांतर सिनेमा कहते थे, क्या उसके लिए कहीं एक नई आशा है? क्या उसका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बढ़ता है इस तरह के सम्मानों से, पुरस्कारों से, क्या उससे जो घरेलू दर्शक वर्ग है या जो घरेलू फिल्म उद्योग में उसकी कहीं ना कहीं मांग बढ़ती है? क्या उनको एक ऐसी नजर से देखा जाने लगता है कि जिसमें उनके लिए कुछ सम्मान हो या उनके लिए काम की आशा बढ़े? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस पुरस्कार की वजह से आज उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं, जो सिनेमा के विशेषज्ञ हैं। सिनेमा ही पढ़ते, लिखते, बोलते, लगातार सिनेमा पर ही अपना जीवन उन्होंने खपाया है। मेरे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख हैं, हमेशा की तरह, जो सिनेमा के बहुत जाने-माने व्याख्याता हैं, विश्लेषक हैं। वर्षों से, दशकों से सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। और अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं। अखबारों में, पत्रिकाओं में लगातार समीक्षा लिखते हैं। सिनेमा हॉल नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सौम्या बैजल जी हैं हमारे साथ, जो कि बहुत जानी-मानी क्रिटिक हैं, कमेंटेटर हैं। रंगमंच से लेकर के सिनेमा तक की तमाम विधाओं पर वो लगातार नियमित पत्रिकाओं में लिखती हैं और चर्चाओं में हिस्सा लेती हैं। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, जो पायल कपाड़िया के सहपाठी रहे हैं एफटीआईआई में, और स्वयं जो है वो एक फिल्म एडिटर है। सूर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस का चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बातचीत सूर्या आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आप एफटीआईआई के प्रोडक्ट हैं और ये जो एक सम्मान है, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जो हमारा प्रीमियर फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और जो इंडिपेंडेंट फिल्मकार है उनके श्रम से जुड़ा हुआ, उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पुरस्कार को लेकर के, चूंकि आप पायल के साथ पढ़े हुए हैं, तो एक कलीग होने के नाते, एक उनको जानने वाले, उनके मित्र होने के नाते, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पुरस्कार के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ और जब पायल की फ़िल्म नॉमिनेट हुई थी, तो ही मुझे लग रहा था कि इसको अवार्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसका जो पिछला रिकॉर्ड है, वो ऐसे ही सफलता से भरा हुआ चलता चला आ रहा है। तो उसकी जो डायलॉग फ़िल्म थी 2015 में बनाया था उसने, तो उसको बेस्ट शॉर्ट फ़िल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिस कैटेगरी में अभी चिदानंद की फ़िल्म को अवार्ड मिला है। और उसके बाद
स्ट्राइक के दौरान जो एक डॉक्यूमेंट्री थी उसकी, उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला उसमें। तो एक पैटर्न जो है चलता चला आ रहा था, तो मुझे कुछ बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। मैं तो पामे डिओर का सोच रहा था, लेकिन फिर भी जो मिला बहुत है। जी। जी, शुक्रिया सूर्या। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने जैसा बताया कि आपको पायल के पिछले काम को देख कर के ऐसा लग रहा था कि शायद वो उनका जो काम है उसको पाम डियोर पुरस्कार मिले, क्योंकि आपने कहा कि उनका काम कुछ ऐसा रहा है। तो हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, जैसे आपने स्ट्राइक का ज़िक्र किया, क्योंकि हम ये जानते हैं पायल कपाड़िया वो फ़िल्म मेकर हैं कि जब एफटीआईआई में वो छात्र थीं, मुझे वो 2015-16 के का दौर याद है, जिस समय वो छात्र थी वहाँ पर, और गजेंद्र चौहान जिनको कि वहाँ पर एफटीआईआई का निदेशक बनाकर भेजा गया था, तो उनके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा छात्रों का वहाँ पर, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के। उसके अलावा मुझे याद है पायल कपड़िया सीएए के खिलाफ मुहिम में उन्होंने बहुत हिस्सा लिया था, और जी। रोहित वेमुला का जो केस हुआ था, उसको लेकर के जो देश भर के छात्र कैंपसेस में जो जिस तरह का एक आक्रोश उमड़ा था, तो पायल कपाड़िया उन लोगों में से थी जो जो एक किस्म से जो जिनके अंदर प्रतिबद्ध फिल्मकार की एक परछाई दिखती थी, शुरू से ही दिखती थी, और वो एक प्रतिरोध का स्वर दिखता था। तो मैं जरा उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप मुझे थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पायल किस तरह के फिल्मकार हैं, क्योंकि ये जो इनकी फिल्म है इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन ये कि उससे पहले जरा उनके व्यक्तित्व को समझना चाहेंगे आपके जरिए। जी। आपका कहना ठीक है। यहाँ पर जो भी विरोध के स्वर उठे, उसमें उनका क्या कहते हैं, सहभागिता हमेशा बनी रही। और नॉर्मली हर स्टूडेंट जो है वो कुछ भी होता है उसमें हिस्सा ज़रूर लेता है, ख़ासतौर पे अगर राइट विंग का कुछ भी होता है। इसीलिए इसके ऊपर लेफ्ट विंग का ठप्पा भी लगा हुआ है। तो जहाँ तक मुझे याद है, तो जितना भी कुछ हुआ, छोटा से छोटा अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हमें यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में अगर कुछ कहना हो, तो डीन से लेकर डायरेक्टर तक हर जगह वो हमेशा आगे रही है। जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो फ़िल्म है ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट, ये मूल रूप से मलयाली नर्सेस के आपसी संबंधों की कहानी है, जिसमें कानी कसूरती जो कि बहुत प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं और पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री हैं, उनको मुख्य भूमिका में हैं। तो मैं आपसे ज़रा इस फ़िल्म के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस फ़िल्म को मतलब आपसे ये फ़िल्म जो है किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या इसकी ख़ास बात है जिसकी वज़ह से इसको इतना सम्मान मिला? और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक महिला फ़िल्मकार और एक भारतीय फ़िल्मकार की फ़िल्म और कान जैसे प्रतिष्ठित फ़िल्म समारोह में जाती है, और वो एक ऐसा आला दर्जा हासिल कर लेती है, जो कि दरअसल हिंदी सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दुर्लभ है। जी, नमस्कार सभी को। और सचमुच में ये बहुत ही रात से जब से मैंने सुना है, जबकि मेरा फ़िल्म बनाने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं खुद इतना खुश हूँ और इतना बायस्ड हो सकता हूँ मैं कि एक खुशी जो ऐसे आई है अचानक से, उसको जज़्ब नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। फ़िल्म तो अभी तक नहीं देखी है मैंने, लेकिन फ़िल्म पर जिन लोगों ने लिखा है, जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, जिनकी राइटिंग पर, ऐसे जिन लोगों ने फ़िल्म के ऊपर लिखा है, विदेशी मीडिया ने जो इस फ़िल्म के बारे में लिखा है, उससे यह पता चलता है कि यह फ़िल्म एक साथ विस्थापन, अकेलेपन, दोस्ती और लव जिहाद, इन सारे मुद्दों को लेकर के चलती है। और बम्बई शहर की भीड़ में कैसे 2 और बल्कि 3 कह लें, छाया कदम इसमें उनकी जो पुरानी एक सहभागी हैं, और वो उनको अपने गाँव ले जाती है, फिर कैसे सारी चीज़ें बदलनी शुरू होती है, उनकी समझ बदलती है, बढ़ती है, और उसकी ये कहानी है। यहाँ जो फ़िल्म की कहानी है उसमें दिव्य प्रभा है, कनी कुश्रुति हैं। ये दोनों एक अविवाहिता है, एक विवाहिता है। विवाहिता का पति जर्मनी जा चुका है, लेकिन कोई संपर्क नहीं है उसका। लेकिन वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। जब उसका गिफ्ट आता है एक राइस कुकर के तौर पे,
तो उससे इतनी मुग्ध होती है जैसे वो पति खुद आ गया हो उसके पास, और इस ढंग से उसको एंजॉय करती है। दोनों लड़कियां कहले जो साथ में रहती हैं, वो एक दूसरे के हित के बारे में सोचती हैं, एक दूसरे के बारे में सोचती हैं, और अपनी अपनी दुनिया में भी वो जूझ रही हैं कहीं न कहीं। अब जैसे जो कनी का रोल है, वो अपना उसका प्रेमी मुसलमान है, जिसको वो ज़ाहिर नहीं कर सकती सबके सामने, लोगों के सामने उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। वो खुद केरल से है, हिंदू परिवार से है, और उसके लिए उसके माँ-बाप ने एक हिंदू लड़के की तस्वीर वगैरह भी भेजी है। लेकिन फ़िल्म के अंदर बता रहे हैं, जैसा कि पायल कपड़िया ने शूट किया उसको, जो पहली मुलाकात उनकी या उस मुलाकात को दिखाया गया है, वो भीड़ भरे चौराहे में एक लड़की आकर के खड़ी हुई है, एक दूसरा लड़का आता है, और फिर वो चौराहे पे तमाम ट्रैफिक है, शोर है, उसके बीच में दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये जो क्षण होते हैं, ये जो पल होते हैं, इसको बहुत खूबसूरती से, और भीड़ भरे शहर में जहाँ की लगभग हम लोग बताते हैं कि मुंबई की आबादी लगभग 2 करोड़ है, उस 2 करोड़ की आबादी में ऐसे 2 प्राणी जिनको अकेले बैठने और बात करने की जगह नहीं मिल पा रही है, वे कैसे अपना समय चुराते हैं, जगह चुराते हैं, और उस अपने संबंध को आगे बढ़ाते हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के ये फ़िल्म चलती है। मुझे आज रसूल पुकुट्टी का एक पत्र छपा है, अगर फ़ेसबुक पर आप लोग पढ़ सकते हैं तो उस पत्र को पढ़िए। इतने भावभीनी तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, पायल को आशीर्वाद दिया है, और पायल के साथ-साथ पूरे एजुकेशन माहौल को, और अपने यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का रवैया है, उस पर पूरी बात की है कि कैसे एफटीआई और एसआरटीआई जो एसआरटीआई जो है, या दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जेएनयू खुद है जहाँ से मैं हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ से निकले लोग फ़िल्म को, दुनिया को, अपने-अपने फ़ील्ड के समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि आईआईटी, आईआईएम और इस तरह के इंस्टीट्यूट पे जो इतना ध्यान सरकार और पब्लिक देती है, तवज्जो देती है, उसमें से अधिकांश प्रतिभाएँ निकल के विदेश चली जाती हैं। जबकि एफटीआईआई, एनएसडी और जेएनयू जैसी संस्थाओं से निकले छात्र यहीं पे देश के अंदर लगभग 70-80% यहीं पे काम करते हैं। तो उन्होंने इस बात को बहुत कहने की बहुत गंभीरता के साथ और बहुत धारदार तरीके से रेखांकित किया है इस पोस्ट में, और बताया है कि कैसे वो जो सर्पिली सड़क गेट से लेकर के, और वो जो बोधि वृक्ष वहाँ का विज़डम ट्री है, और उसके आगे और स्टूडियो और हॉल तक जाते हैं, सिनेमा थिएटर तक जाता है, उस सड़क को कैसे बचाए जाने की ज़रूरत है, उसको कैसे सुरक्षित रखे जाने की ज़रूरत है। मुझे तो इस फ़िल्म को जब अवार्ड दिया जा रहा था, और जब वहाँ पे जो अवार्ड दिया जिन्होंने, उन्होंने जो बात कही फ़िल्म अवार्ड देने के पहले कि क्रिएटिविटी सुरक्षित जगहों से नहीं आती, कला सुरक्षित जगहों से नहीं आती, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और सचमुच पायल का जीवन, पायल का काम, और पायल जिस तरीके से लेकर के इस फ़िल्म को आई हैं, सचमुच सराहनीय है, प्रशंसा के काबिल है। और सिर्फ पायल नहीं, इस बार तो एफटीआई पर जैसे कान की बारिश हो रही है पुरस्कारों की, वहाँ से चिदानंद को पुरस्कार मिला है, और भी 2-3 लोगों की फ़िल्में थी वहाँ संतोष पे। सिवन, हाँ, संतोष सिवन को अवार्ड मिला है। जी, उनको सम्मानित किया, जी, उनको सम्मानित किया गया है। मंथन फ़िल्म वहाँ दिखाई गई है क्लासिक में। इसके अलावा अनुसुईया सेनगुप्ता को अवार्ड मिला है, जो एक विदेशी फ़िल्म में काम किया उन्होंने, लेकिन भारतीय मूल की अभिनेत्री हैं, डिजाइनर है, सेट डिजाइनर है। तो इस बार कान में भारत की उपस्थिति इस बात को साबित करती है। और जैसा कि पायल ने अपने एक्सेप्टिंग स्पीच में कहा कि प्लीज अब अगली भारतीय फ़िल्म को बुलाने में 30 साल की देरी मत लगाइएगा। तो वो कहीं न कहीं वो इशारा करता है कि यहाँ जो क्यूरेटर होते हैं, यहाँ जो दूसरे लोग होते हैं जो फ़िल्में चुनते हैं और नॉमिनेट करते हैं, उन लोगों के बीच कहीं कोई बायस भी पल रहा होता है, जो इस बार टूटा है। और 30 सालों में ऐसा तो नहीं हुआ कि पिछले 30 सालों में
भारत में कोई ऐसी फिल्म ही नहीं बनी जो वहां न चुनी जा सके, न दिखाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही रही होगी, एक नजरअंदाज करने का तरीका रहा होगा, जिसकी तरफ उनकी एक लाइन ये इशारा करती है कि अगली फिल्म के आने तक 30 साल का इंतजार मत कीजिएगा। तो सचमुच खुशी की बात है। मैं और भी दूसरे लोगों के विचार जानना चाहूंगा। और ये इस बात की ताकीद है कि हिंदी का मेन स्ट्रीम सिनेमा है जहां हम लोग हैं, हम उसकी बातें करते हैं, दिन रात करते हैं। लेकिन सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म, सिनेमा जो संवेदनाओं को जाहिर करता है, सिनेमा जो समाज की विसंगतियों, खूबियों, खामियों को हमारे सामने लाता है और एक संवेदनात्मक तरीका अपनाता है चीजों को रखने का, जहां पे बहुत चमक दमक नहीं है, जहां बहुत ज्यादा लागत नहीं है, जहां ऐसे नामी गिरामी कलाकार नहीं है, लोकप्रिय हस्तियां नहीं है, जहां हम उनका काम देखते हैं, उन किरदारों को देखते हैं जो किरदार हमारे आसपास सांसें ले रहे हैं। तो मैं बधाई दूंगा पायल कपड़िया को। अगर उन तक ये प्रोग्राम किसी भी तरीके से पहुंच सके तो बहुत खुशी होगी मुझे। सूर्यन थोड़े शर्मीले हैं, सूर्यन से बार बार सवाल करना पड़ेगा और ये बहुत कम बोलते हैं, मित व्ययी है बोलने में, और इनको खींचना पड़ेगा तभी जाके बोले। बहुत सारी यादें हैं, जो सुबह मेरी बात हुई उसमें भी इन्होंने पायल के बारे में बताया कि पायल को कैसे एक कमजोर स्टूडेंट माना जाता था। उसका डिप्लोमा नहीं, उसके पहले का एक काम था, उसको देख के उसके क्लास के बच्चे हंस पड़े थे। और फिर कहां से उसको वो ठेस लगी, एक कलाकार को ठेस लगी या चोट लगी या जो भी हुआ हो, और वहां से उसने लीप लिया, बदला खुद को, और आज यहाँ पहुंची है। क्यों सूर्यन? सूर्यन ने नहीं सुना शायद। चलिए, मुझे लगता है वो उठ गए हैं, अभी लौटेंगे। तो तब तक मैं सौम्या जी के पास आता हूँ। सौम्या जी, जो बात अभी अजय जी ने कही और पायल के फिल्म का और उनके शख्सियत का जो खाका खींचा, और खासतौर से जो हमने भी जिक्र किया कि जो आंदोलन था, जिस तरह से उन्होंने गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर के वहां पर आंदोलन किया था, उसको लीड किया था। मजेदार बात यह कि अभी भी वो मुकदमा चल रहा है, वो कोर्ट में केस चल रहा है। जब वो लौटेंगी तो वो एक्यूज नंबर 25 उनके नाम से आगे लिखा हुआ है। रसूल पकोटी की जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे अजय जी, रसूल पकोटी ने अपनी चिट्ठी में उसका जिक्र भी किया है, एक्यूज नंबर 25। जब वो आएंगी तो मुकदमा उनका इंतजार कर रहा होगा। तो ये एक बात है जो एक फिल्मकार के तौर पर और मतलब एक कलाकार के तौर पर तो ठीक है, आपकी जो अपनी संवेदना है, जो आप कहानी चुनते हैं, जो फॉर्मेट चुनते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन समाज में जो कुछ घट रहा है उसके प्रति एक प्रतिबद्ध संस्कृति कर्मी होने के नाते, फिल्मकार होने के नाते, जो पायल कपड़िया जैसे लोग जो हस्तक्षेप करते हैं, एक महिला हैं और एक बहुत शानदार तरीके से वो अपनी बात रखती है। सीए का जैसे मैंने जिक्र किया, या रोहित वेमुला का जिक्र किया, या अपने इंस्टीट्यूट को लेकर के जो उन्होंने जिस तरीके से कहा, तो वो जो एक कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो उस तरह के कारों को का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि अपने आसपास के समाज को लेकर के बिल्कुल कोई आंख मूंदे हुए नहीं है, वो हर तरह से प्रतिरोध करना जानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सौम्या जी कि आप जो है पायल कपड़िया के काम को, उनकी शख्सियत को और उनके बहाने, ये जो एक नई चीज आ रही है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज रेखांकित करना चाहता हूँ कि क्या ये चीज जो है, ये पुरस्कार जो इस तरह के मिलते हैं, क्या इससे हमारा जो एक इंडिपेंडेंट सिनेमा जिसको हम कहते हैं, या एक जमाने में जिसको हम समानांतर सिनेमा कहते थे, क्या उसके लिए कहीं कोई एक नई उम्मीद बनती है? क्योंकि आज का जो समाज है, जिसमें अभी अजय जी ने जिक्र किया कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ये जो सरकार है, इसने एफटीआईआई को क्रश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने एनएफडीसी को खत्म कर दिया इस तरीके से। तो जो एक सरकारी संस्थागत सपोर्ट हुआ करता था एक जमाने में अच्छे सिनेमा के लिए, वो आज के दौर में नहीं है, और आगे रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे दौर में पायल कपड़िया जैसे फिल्मकार का क्या अर्थ है, उनकी इस पहल का क्या अर्थ है, उस पुरस्कार का क्या अर्थ है? जी, 3-4 चीजें हैं अमिताभ जी। पहले तो मतलब इट एज अ मूवमेंट फॉर द कंट्री, फॉर एवरीबडी हु वॉचेस सिनेमा, जो लोग सिनेमा से प्यार करते हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ी एक सिचुएशन ये है कि वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है स्टेप बैक करके समझने की, वो ये है कि आज जो लोग पायल के इनक्रेडिबल अचीवमेंट पे तालियां बजा रहे हैं, वो सपोर्ट के टाइम पे कहाँ थे? जो एफटीआईआई की एक लार्ज अलमनाई बेस है जो साथ में खड़ी हुई थी प्रतिरोध के वक्त भी, और उस दौरान मैं खुद फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करने के लिए 1.5 महीना उसी दौरान वहां थी
जब प्रोटेस्ट चल रही थी और गजेंद्र चौहान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की जा रही थी, तो उस समय जो सपोर्ट चाहिए था, जो इन फिल्मों को सपोर्ट चाहिए होता है जहां तक पहुंचने के लिए, वो सपोर्ट की ट्रेजेक्टरी कहाँ है? और मेरे ख्याल से पायल के सक्सेस पे ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि किन मशक्कतों से और किस मेहनत से, एक तो फिल्म बनाना अपने आप में इतना बड़ा काम और फिर उसको वहां तक लेके जाना एक दूसरा काम। तो हमारे सिस्टम्स क्या हैं जो एक आर्टिस्ट के लिए आसान रखें उसकी अभिव्यक्ति पहुंचाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा फॉर मी, जो आप कह रहे थे कि पायल की आज के कल्चर में क्या स्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से ये एक औरत की और एक विमेन सॉलिडारिटी की विन है, क्योंकि कहानी भी औरतों पर है, औरतों के साथ होने पर है। जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, जो इसका क्रू है, उसलिए मतलब उसके लिए भी इट इज अ विन ऑफ विमेन सॉलिडारिटीज, ब्राउन विमेन सॉलिडारिटीज खासकर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए वो ये है कि एक डिसेंट की विन है। ये वो लड़की है जो हमेशा से प्रतिरोध की एक आपको ट्रेजेक्टरी दिखाती आई है, जिन्होंने कैन में भी खड़े होके वर्कर्स की स्ट्रगल्स को सल्यूट किया है अपनी स्पीच में, और उन्होंने कहा है दैट शी स्टैंड्स बाय द वर्कर्स स्ट्रगल्स एट कैन। तो चाहे वो एफटीआईआई में जो किया जा रहा था, सिस्टमैटिकली क्रश किया जा रहा है उस इंस्टीट्यूट को, और उस इंस्टीट्यूट को हम सबने अपनी आंखों के सामने बिल्कुल ही बदलते हुए देखा है। वो जो उनकी लड़ाई उस वक्त थी, वही लड़ाई वो आज भी लड़ रही हैं। और आपका जो सबसे पहला प्रश्न था जब आपने मुझसे प्रश्न शुरू किया था कि सिनेमा की स्टैंडिंग इन कल्चर, किस तरह से हम कहानियों को देखते हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात यह है कि पायल कपाड़िया, उनकी फिल्म हमें याद दिलाती है कि सिनेमा का दरअसल रोल क्या है। वो एंटरटेन करता है, वो सब बात है। और मैं अजय जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक संवेदनशील तरह से आपको ये दिखाता है कि वो कहानियां जो आपके आसपास हैं, जो आप इग्नोर करना सीख चुके हैं, उनमें क्या क्या कहानियां घट रही हैं आपको नजर आ रहा है। लेकिन उससे भी एक लेवल अगर मैं आगे लेके जाऊं बात, तो सिनेमा कल्चर का रिफ्लेक्शन है और ये बात हमें दिखाई जाती है बार बार। लेकिन किसका कल्चर है, किसकी बात है, किसका रिफ्लेक्शन है, किसकी गेज है, बात उसी पर आकर रुकती है। और ऐसी फिल्में जो गेज सही तरह से लाएं एक सोशियो पॉलिटिकल जी रियलिटी में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उनकी फिल्म की ये भी है कि बॉम्बे एज अ कैरेक्टर जब वो देखती हैं, उसमें जब बारिश आती है, बारिश का मतलब क्या हो सकता है? किसी के लिए रिलीफ है, किसी के लिए फ्लडिंग है। वो रिलीफ भी अगर एक कैवियट के साथ आ रहा है तो वो डर क्या है? ये छोटी जी छोटी चीजें जब आप इंसानी तौर पे एक कैरेक्टर की आर्क में जाते हैं, उनके लिविंग जी ब्रीदिंग स्पेसेस में जाते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ समय जी, मैं आपको स्पेस। 1 मिनट यहाँ रोकता हूँ, 1 मिनट रोक रहा हूँ। मेरे साथ, हम लोग के साथ में विनय शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने फिल्म मेकर तो हैं ही, एफटीआईआई से निकले हुए हैं और बहुत प्रतिष्ठित फिल्मकार हैं। और उनका भी एक सामाजिक प्रतिबद्धता को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है। तो सिनेमा को लेकर के और एफटीआईआई को लेकर के, और ये जो पूरा का पूरा एक ये पायल कपाड़िया को जो एक सम्मान मिला है, उसके उससे क्या हमारे फिल्म जगत को क्या कुछ, इसको क्या समझना चाहिए, मैं विनय जी की राय जानना चाहूंगा। विनय जी, आप किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को मिले सम्मान को, ये जो पुरस्कार मिला है पायल कपाड़िया को, जो ग्रां प्री मिला है? देखिए अमिताभ जी, एक तो आप सब लोगों को नमस्कार मेरा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं एक एजेंडा के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और मेरा एजेंडा सीधा साधा ये है कि आज का दिन एफटीआईआई के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम लोगों को, हमारे 4 स्टूडेंट्स को आज सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया, जिनको ऑल वी इमेजिन इज लाइट, फिर मैसाम अली इन रिट्रीट, फिर चिदानंद, sunflowers were the first to know, and Santosh Sivan, who was awarded one of the first Asian Pierre Angino Award for lifetime this thing. ये सब इंस्टीट्यूट के हैं। इत्तेफाक की बात है कि आज 27 मई है, और 27 मई को डेथ एनिवर्सरी है जवाहरलाल नेहरू की, जिसको इस डिस्पेंसेशन ने इतना जो है बदनाम किया है, जिसको ये उनकी ही उससे ये इंस्टीट्यूट जो है
इसकी फाउंडेशन डाली गई थी, स्टार्ट हुआ था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जितने हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इनको बर्बाद करने पे तुली है। ये हम लोगों को दिमागी तौर पे बोना बनाना चाहती है, ताकि हम जो है सोचने की अपनी शक्ति जो है, अपना सोचने का सामर्थ्य जो है वो बिल्कुल हमारा गुम हो जाए, ताकि ये सरकार यूं की यूं बनी रहे, हम इससे सवाल नहीं कर सकें। आपने गजेंद्र चौहान जैसे आदमी जिसने कुरोसावा का नाम भी नहीं सुना था, जिसने एक इंटरनेशनल फिल्म नहीं देखी थी, और जिनके साथ मैंने एक टीवी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, और जिन्होंने बड़े फख्र के साथ वो सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि मैंने साहब वो बंद खिड़की या खुली खिड़की में ही काम नहीं किया है, मैंने बारिश में भी काम किया है। बारिश जो अपने राज संतोषी की फिल्म थी, वो उनके लिए जो है सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो मैं सिर्फ ये आज मेरा सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग में बिजी हूँ, मेरे साथ एडिटर जो है वो आए हुए हैं। मैं एडिटिंग छोड़ के सिर्फ अपनी ये बात कहने आया था कि आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस बात को आगे लाएं कि फिल्म इंस्टीट्यूट ने इस सिनेमा के लिए क्या किया है और आगे भी करता रहेगा, अगर ये सरकार इसको फ्लश नहीं कर देती। बस, थैंक यू। विनय जी, आपकी जो अभिव्यक्ति है और उसमें जो एक पीड़ा है, जो मार्मिकता है, उससे हम सब सहमत हैं। सहमति नहीं है, बल्कि आपकी इस भावना को हम उसका सम्मान भी करते हैं, और हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि जो आपकी भावना है वो आगे जाए, और मतलब सरकार कोई भी बने, ये हो, आगे हो, जो भी हो, लेकिन जो कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनकी जो एक पीड़ा है, उनकी जो एक समस्या है, उसकी तरफ ध्यान जाए लोगों का, और कम से कम कुछ माध्यम बचे रहें जहाँ की कला संस्कृति के जो सारे अभिव्यक्तियों के जितने भी साधन हैं, जितने भी रूप हैं, वे सब के सब आपकी पीड़ा से हम सब जो है उसके साझेदार हैं। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक निश्चित तौर पर एक कलाकार, एक फिल्मकार जो होता है, जो संवेदनशील होता है, उसकी इस पिछले समय में जो भी उसने झेला है, वो मतलब बहुत पीड़ा की बात है। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। मैं पारक साहब आपके पास आता हूँ, क्योंकि विनय जी ने जो बात कही है, जहां आकर के अंतिम समय में जो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और वो जाना चाहें आप तो जा सकते हैं विनय जी। तो ये जो पारक साहब आपने देखा कि कैसे एक संवेदनशील फिल्मकार, आप मुझे कहें कुछ, मेरी क्या सौम्या की बात अधूरी रह गई थी, उसे जी हाँ सौम्या जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है, ठीक बात है। थैंक यू पारक साहब, थैंक यू। मेरे ख्याल से बात क्योंकि जहां आकर रुकी है वहीं से आगे लेके जानी चाहिए कि जो बात अभी विनय जी ने कही और अजय जी ने भी कही, ये जो संवेदना है जिसके बारे में आप भी बात कर रहे हैं अमिताभ जी की, फिल्म मेकर की संवेदना, फिल्म मेकर की पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से एफटीआईआई का और इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको संवेदनशील बनाने में, इवन एज अ आर्टिस्ट और एज अ फिल्म मेकर। एक तो आपकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जिस मतलब वो 1.25 महीना एफटीआईआई में गुजारने के बाद मैं खुद ये समझ गई थी कि एक लीनिंग पॉलिटिकल और साथ में पर्सनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट होन कर देता है। आपकी खुद की आवाज क्या होनी चाहिए, आप किसके नजरिए से क्या देखना चाह रहे हैं, वो चीजें आपको फिल्म स्कूल सिखाता है, ना सिर्फ राइटिंग में बट टेक्निक में भी। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा पार्ट है कि सेंसिटिव फिल्म मेकिंग या कोई भी ऐसी कहानियां जो मैं कह रही थी कि हमें आदत हो गई है इग्नोर करने की, अगर वो कहानियां हमें देखनी है या उन्हें बनाने की क्षमता रखनी है, वो तभी आएगी अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स रहेंगे जहां हमें इनकरेज किया जाए वो गेज रखने के लिए। और मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट, और ये मैं आपके पहले भी कार्यक्रमों में कह चुकी हूँ कि पर्सनल पॉलिटिकल जो एक रियलिटी है, वो जितने भी मंजे हुए कलाकार होते हैं, जिनमें जितने भी वो कलाकार होते हैं जो एक लेगेसी, एक इम्प्रिंट छोड़ के जाना चाहते हैं और एक कल्चर में जीवित रहते हुए उस कल्चर को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, वो आपको नजर आता है। और ये चीज आपको पायल के पूरी ट्रेजेक्टरी में अलग अलग फिल्मों में नजर आती है, और एफटीआईआई के बहुत ही जबरदस्त और स्टूडेंट्स में भी नजर आती है।
प्रतीक वत्स की जो फिल्म थी ई बालियो, उस फिल्म को बनाना और उसको इस तरह से बनाना कि आप सामने देख रहे हैं कि मतलब जिस प्रोफेशन की बात हो रही है उसमें जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह से वो फिल्म शूट हुई है, ये सब आप कहाँ सीखते हैं? आप कैसे अपनी गेज कैसे बनाएंगे? वो गेज बनाने के लिए आपको एफटीआई जैसी संस्थाएं, जितनी बाकी हमारी रिपोजिटरी थी जहां हम फिल्में देख सकते थे, वो सारी जगहें चाहिए जो ये सरकार स्टेडीली म्यूट से ज्यादा किल कर रही है। और जब एक सरकार, और ये बात सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की नहीं है, जो बात विनय जी ने भी कही दैट वी आर लिविंग इन अ कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी, और हमें ये सिखाया जा रहा है कि कोई भी फॉर्म ऑफ ओपिनियन होना और फिर उसे वॉइस करना इज इक्वल टू ऑलमोस्ट बीइंग सेडिशियस इज द प्रॉब्लम। यू आर नॉट जस्ट सेइंग कि सवाल मत पूछो, यू आर नॉट जस्ट म्यूटिंग पीपल्स थॉट। अब आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं किसी का डिसेंट। इसीलिए उमर इस समय जेल में है, इसीलिए पायल अक्यूज नंबर 25 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो द प्रॉब्लम इज द डेंजर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट, विच जो मेरे हिसाब से आज की हमारी बातचीत में एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए इस उपलब्धि के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जो लड़की यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है वही आपके लिए अवार्ड लेकर आ रही है और इस समय सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वो किस चीज के लिए लड़ रही थी ये किसी ने कभी सोचा ही नहीं। तो ये 3-4 चीजें हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ जैसे जो लोग लड़ते आए हैं, जो लोग संवेदनशील हैं, जो ये सब समझते हैं जैसे हम लोग यहाँ हैं, वी हैव द राइट टू फील वेरी प्राउड ऑफ पायल्स अचीवमेंट। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉट है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो ना तो सपोर्ट कर रहा है, ना खड़ा हो रहा है, ना किसी तरह से इंगेज कर रहा है इंडिपेंडेंट सिनेमा को और ज्यादा आसानी से लोगों तक पहुंचाने में। मेरे ख्याल से उनका राइट कम है इस बहुत बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आपने उसमें ना तो कंट्रीब्यूट किया आसान बनाने में, लेकिन आपका ना कंट्रीब्यूशन और मुश्किल कर देता है रास्ते। तो मेरे ख्याल से ये दौर वो है जहां सभी को सोचने की जरूरत है कि हमारे रोल्स क्या हैं ऐसी फिल्मों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। बस अब ओवर टू पारक साहब। हाँ, अमिताभ जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल, आप अपनी बात, मैं आप ही के पास आ रहा था कि आप अपनी बात कहें। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, जो अभी तक सभी ने यहाँ जो लोग हैं उन्होंने अपनी बात की, प्लस जो विनय जी ने बहुत भावुक होकर के जो बात कही अपनी, एक तो उनकी जो पीड़ा है कि भाई वो एफटीआई की सम्मान की बात भी है। आज का दिन जो कि हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत सम्मान का दिन होना चाहिए, हिंदी सिनेमा नहीं भारतीय सिनेमा के लिए एक सम्मान का दिन है कि भाई हमारे 3-4 लोगों को जो है विदेश में इतना बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन हमारे देश में आप देखिए मीडिया से लेकर के कहीं उस तरह की चीजों की, अगर ये कहीं एक आरआरआर जैसी फिल्म को ऑस्कर मिल जाता है या नाटू नाटू गाने पर सबको लगता है, तो उसमें पूरा टेलीविजन चैनल जो सुबह से लेकर रात तक जो उसका फुटेज बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी फिल्म है और एक ऐसा विषय है और एक ऐसा फिल्मकार है जिसके बारे में लोग देखिए वो फुटेज भी आ गया तो वो जानते नहीं है, तो उसकी कोई उतनी ज्यादा चर्चा नहीं, जबकि अपने आप में बहुत विलक्षण उपलब्धि है सिनेमा के लिए। एक तरीके से ये मतलब ये बहुत ही विरल बात है कि पहली बार एक फिल्मकार को कान फिल्मोत्सव में इस तरह का सम्मान मिला। तो ये उसका जिस तरीके से जिक्र होना चाहिए वो वहां वो स्पेस नहीं है। प्लस जो अभी सौम्य ने बात कही कि हमारा जो एक पूरा फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो ढांचा है, वहां पायल कपड़िया जैसे फिल्मकार जो है वो कहाँ फिट होते हैं, क्योंकि एक तो हमारी ये जो एक धारा है समानांतर सिनेमा की धारा, या आप इसको एक नया सिनेमा कह लें या इंडिपेंडेंट सिनेमा कह लें, और दूसरा वो एक सिनेमा है जो हम रोज चाहे वो ओटीटी पर देखें चाहे सिनेमा हॉल में जाकर देखें, उसमें तो कोई मेल है ही नहीं। तो इसके बीच में जो दर्शक की सेंसिबिलिटी का सवाल है, या जो अभी विनय जी ने जो बहुत बड़ी भावुकतापूर्ण अपील की कि भाई सरकार जो है वो सब संस्थाओं को क्रश कर रही है, यानी जो एफटीआई आपको पुरस्कार लाके देता है, उस एफटीआई जो आपका मान बढ़ाता है विदेश में, उस एफटीआई को आपने उसकी स्वायत्तता को नष्ट करने के लिए आपने सारे प्रयास किए। तो ऐसे में ये जो है एक मतलब इस जो हमारा बौद्धिक समाज है उसके लिए क्या उसकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे फारक साहब? सभी को नमस्कार। जो बातें अभी तक हुई है मेरे लिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है वो यही है कि किस तरह से
ये जो समय है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, वो किस तरह से केवल शिक्षा का विरोधी नहीं है, वो कला का विरोधी है, वो संस्कृति का विरोधी है। और वो न केवल विरोधी है, बल्कि वो उन सब कहना चाहिए कि इन सब में उन सब आवाज़ों को, उन सब अभिव्यक्तियों को खत्म करना चाहता है, जो उनके इरादों के बीच में किसी न किसी रूप में आते हैं। उसका सबसे आसान तरीका उन्हें लगता है कि जो संस्थान इस काम को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं को नष्ट कर दिया जाए। उदाहरण हमारे सामने एफटीआई भी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, और थोड़ा ध्यान दें तो हिंदुस्तान के लगभग हायर एजुकेशन के सभी संस्थान धीरे-धीरे अंदर से खोखले किए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग इस बात को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी मेरे जैसे सेवानिवृत्त अध्यापकों जब मिलते हैं और बात करते हैं उन अध्यापकों से जो अभी भी संस्थान में हैं, तो उनका सबसे बड़ा दुःख, सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि हम जिन संस्थानों में हमने काम किया, उन संस्थानों को धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है। और किनके द्वारा किया जा रहा है? उन अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है, जिनको इस 10 सालों में नियुक्त किया गया है। उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि उनका शिक्षा से, ज्ञान से एक तरह से 36 का संबंध है। वो सब कुछ जानते हैं सिवाय ज्ञान के। वो सब कुछ जानते हैं जिसके लिए नियुक्त हुए हैं, उसको छोड़कर। और ये जो पीड़ा है, वो बार-बार व्यक्त होते हैं, और जो अभी संस्थानों में हैं ऐसे लोग, वो कहते हैं कि आप ठीक समय पर निकल गए, अब हमसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, विनय शुक्ला जब भावुक हो गए, तो उस पीड़ा को समझ सकते हैं। वो पीड़ा उन सबकी होती है, जो अपने सामने, अपनी आँखों के सामने संस्थाओं को नष्ट होते हुए देखते हैं, और ये भयानक पीड़ा है। मेरे साथ इस रूप में भी है, अजय के साथ भी है, और डीयू से पड़ी हुई हैं सौम्या, सबों की पीड़ा इस रूप में है कि मैं जेएनयू में भी पढ़ा हूँ, एफटीआई से वो कोर्स मैंने भी किया है, उसको नज़दीक से देखा है, और वो 1 महीने का जो अनुभव था, वो लाजवाब था। 60 फ़िल्में देखी, 60 शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में देखी, वहाँ पर कुछ व्याख्यान सुने, बहुत सारी किताबों से परिचय हुआ। मुझे नहीं पता कि वहाँ जो सीखने के लिए आते हैं, वो कितना सीखते हैं, लेकिन मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। और जब हम पढ़ते हैं कि वहाँ गजेंद्र चौहान जैसा व्यक्ति को उस सबों के सिर पर बैठा दिया गया है, तो केवल दुःख नहीं होता है, गुस्सा भी आता है। और ये जो गुस्सा है, जब कुछ नहीं कर पाते हैं, उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं न कहीं उसी तरह की भावुकता में रिफ्लेक्ट होता है, जो विनय शुक्ला में देखने को मिलता है। तो ये मेरे ख्याल एक महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जवाब है, और वो जवाब है उन कलाकारों के द्वारा, पायल कपाड़िया जैसे कलाकारों के द्वारा, जो अपनी कला के द्वारा उसका जवाब देती है। वो बताती है कि संभावनाएँ समाप्त नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशन खत्म कर देंगे आप, लेकिन कला नहीं खत्म कर सकेंगे, कलाकार नहीं खत्म कर सकेंगे। कलाकार हमारे बीच में मौजूद है, और उसका एक लंबा इतिहास है। ये सही है कि साहित्य हो या सिनेमा, उसका एक काम लोगों का मन बहलाना भी है, लेकिन यह अकेला काम नहीं है। ये सिर्फ काम नहीं है, उससे बड़ा काम है उस समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना। जैसे कि पायल कपाड़िया ने एक विद्यार्थी के तौर पर एफटीआई में किया, एक नागरिक के तौर पर सीएए का विरोध करके किया, और एक फ़िल्मकार के तौर पर फ़िल्म बनाकर किया। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों रास्ते लगभग हर एक के सामने खुले होते हैं। हम में से जो लोग फ़िल्मकार नहीं हैं, जैसे मैं फ़िल्मकार नहीं हूँ या और कोई फ़िल्मकार नहीं है, हम फ़िल्म नहीं बना सकते, लेकिन हम उन फ़िल्मों के बारे में
लोगों को अपनी कलम के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा संदेश पहुंचा सकते हैं, और ये काम बहुत जरूरी काम है। हम उन संस्थानों के बारे में बता सकते हैं जिन संस्थानों से इस तरह के बड़े फिल्मकार, बड़े कलाकार निकलते हैं। मेरा मानना है कि पुरस्कार द्वितीय चीज है। सिनेमा के लिए ये इस रूप में जरूर महत्वपूर्ण है कि ये एक तरह से लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम बन जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि फिल्म के माध्यम से, चाहे उसे पुरस्कार मिला हो या ना हो मिला हो, लेकिन वह फिल्म जो बनाई गई है वो हमारे समय को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है और उसको, उसके प्रति किस नजरिए को पेश करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई फिल्म महान इस बात से नहीं बनती कि उसे कितने लोग देखते हैं, महान इस बात से बनती है वो कितने लंबे समय तक हमारे बीच में, हमारी स्मृतियों में जीवित रहती है। उसी तरह से जैसे रविंद्र या प्रेमचंद या सत्यजीत राय या मृणाल सेन जीवित है। मैं समझता हूँ कि एक फिल्मकार की, फिल्म की सबसे बड़ी विशिष्टता यही होती है। फिल्में आती है, चलती है बहुत सारी, लेकिन अंततः हम भूल जाते हैं। हम किन्हें याद रखते हैं? पथेर पांचाली को याद रखते हैं। हम किन्हें याद रखते हैं? धरती के लाल या नीचा नगर को याद रखते हैं। हम इस तरह की फिल्मों को, 2 बीघा जमीन को याद रखते हैं, क्योंकि वो अपनी समय की को दर्ज करती है। हम नेहरू के समय की विशिष्टताओं को इसलिए याद रखते हैं कि जिस समय नेहरू प्रधानमंत्री बनने, उसके 2-3 साल बाद ही जब उनका उद्देश्य था कि इस देश का औद्योगिकरण करना है, उस समय एक फिल्मकार फिल्म बनाता है 2 बीघा जमीन, और उन खतरों की तरफ आगाह करता है कि औद्योगिकरण के में किस तरह के खतरे नहीं थे। वो शंभू महतो जिससे जमीन छीन ली जाती और जिसे मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जाता है, क्या आज हमारे समय में जब ये बताया गया कि पायल कपाड़िया ने वहां पर अपनी स्पीच में श्रमिकों की, मजदूरों की आवाज भी उठाई, तो ऐसे लगता है कि जैसे एक परंपरा है जो उन फिल्मकारों से शुरू होती है, बिमल रॉय जैसे फिल्मकारों से, जो पायल कपाड़िया तक जीवित है। हमें इस परंपरा को एक तरह से न केवल जीवित रखना है, उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना है जो एक बेहतर सिनेमा, एक ऐसा सिनेमा जो अपने समय को रिप्रेजेंट करे, उस सिनेमा को लोगों तक पहुंचाने के में कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभानी है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी काम है जिसे किया जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया पारेख साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि एक जो जहाँ आपने छोड़ा कि एक ज़रूरी काम है, इसको किया जाना चाहिए। मैं सूर्या आपके पास आऊँगा क्योंकि हम लोग एफटीआईआई के बारे में बात कर, मतलब ये सम्मान जो है इसमें एफटीआईआई की जो एक भूमिका है, इस तरह के पौध को मतलब विकसित करने में, जिसका कि पायल कपड़िया एक प्रतिनिधित्व कर रही हैं आज की तारीख में, और जिसको लेकर के विनय शुक्ला जी, जो कि स्वयं बहुत प्रतिष्ठित फ़िल्म मेकर हैं, और उनकी फ़िल्म गॉड मदर, हमारे दर्शकों को बता दें कि गॉड मदर जो है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो ऐसा फ़िल्म मेकर जब बात करते हुए अपने संस्थान की दुर्दशा को लेके भावुक हो जाता है, तो सूर्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप वहाँ के प्रोडक्ट हैं, आप भी वहाँ से निकले हुए हैं और पायल कपाड़िया भी वहाँ से निकले हुए हैं, आप उनके साथी रहे हैं। संस्थानों का ये जो एक चरित्र है, जिस तरीके से बदला, और आप एक छात्र होने के नाते वहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं? क्योंकि फ़िल्मकार बनने के लिए जब कोई जाता है, जैसे अभी यहाँ बात अजय जी ने कही कि वो आप जब कोई आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने जाते हैं, तो आपको मालूम होता है कि भाई आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जहाँ कि आपका एक अच्छा पैकेज होगा, ईयरली 50 मतलब 10, 15, 20 लाख से लेकर के कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप फ़िल्मकार के तौर पर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, या मान लीजिए एक्टर के तौर पर भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो आपको मालूम नहीं होता है कि यहाँ से निकलेंगे तो आपका स्ट्रगल कितना बड़ा होगा, 5 साल, 10 साल कितना होगा, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो मैं आपसे उस भावना के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आप एक नौजवान हैं, आपका एक अपना भाव होगा, प्लस आपके परिवार वाले, वो भी तो सोचते होंगे ना कि भाई हमने अपने लड़के को अगर एफटीआईआई में पढ़ने भेजा है, या हमारा लड़का अगर एफटीआईआई पढ़ने जा रहा है,
लड़ करके या भिड़ करके FTII या NSD भी मान लीजिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी मान लीजिए, ऐसी किसी जगह जा रहा है, तो क्या गारंटी कि जब वो 3 साल बाद या 5 साल बाद वहां से निकलेगा तो उसके पास एक स्टडी जॉब होगा, जो एक हमारे समाज की एक कल्पना है, एक सबका सपना है कि भाई एक जेब में एक नौकरी हो, एक मतलब महीने के अंत में एक आपके पास एक सैलरी आ जाए जिससे आपका खर्चा चले। तो यहाँ तो जो फाका कशी का एक जो कल्चर है, जिसको बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है फिल्मी दुनिया में, कि हम चना खा करके जिए हैं बहुत समय तक, है ना। बड़े सारे फिल्मकारों की हम लोग जीवनियां पढ़ते उसमें होता है कि हम उन्होंने फुटपाथ पर रहे और वो नल का पानी पीते थे और चने खाते थे। तो ये जो चीज है, ये क्या मजबूत करती है या तोड़ती है, आपसे मैं जानना चाहूंगा। और संस्थान के कल्चर के बारे में भी हमको कुछ बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने प्रोस्पेक्टस लिया था अप्लाई करते समय, उसमें लिखा हुआ था कि हम कोई भी प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। सबसे पहली बात वही लिखी हुई थी। तो उसको लेकर थोड़ा इनसिक्योर आदमी हो जाता है। लेकिन अगर पैशन है अंदर, दरअसल मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, उसको छोड़ के मैं इधर आया था। तो अगर पैशन है तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कठिनाई हो पैशन के ऊपर भारी पड़ती है। और जैसे फाका कशी या फिर और कुछ ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से वो तो इसका एक अभिन्न हिस्सा है, उससे तो होके गुजरना ही पड़ेगा। मैं भी मुंबई में कुछ दिन रहा था, तो मेरे भी दिन कुछ ऐसे ही गुजरे थे। कोविड के पहले का मैं बता रहा हूँ। तो जो फाका कशी या फिर कुछ होता है, तो थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो मैंने भी देखा था। उसके बाद तो फिर कोविड आ गया, फिर चीज़ें बदल गई, मैं भी मुंबई से बाहर आ गया। और जैसे आपने परिवार वालों के विरोध की बात की, तो वो मेरे यहाँ भी हुआ था। मुझे सबसे लड़ भिड़ के जो है कोई खुश नहीं था। और शायद माता जी के अलावा और किसी ने साथ भी नहीं दिया था। तो लड़ भिड़ के मैंने अप्लाई किया, तब इधर आया मैं। जी, आप जो कह रहे हैं, हाँ भाई मेरा मेरा एक्चुअली, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो लोग रहते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि फिल्म बनाने वाला जो है वो तो बहुत ग्लैमर का बड़ा मामला है। अब जैसे पायल कपाड़िया है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए आज पुरस्कार मिल गया है, तो अब उनकी ख्याति का एक अलग आयाम हो जाएगा। जाहिर बात है वो फिल्म इंडस्ट्री में जब लौटेंगी तो ऐसा नहीं कि करण जौहर या संजय लीला भंसाली उनके लिए कोई रेड कारपेट लेके बैठे होंगे, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ, एक अलग सर्किट में उनकी एक फिल्मों को या एक अलग नजरिए से देखा जाने लगेगा। वो जो फिल्में बनाएंगी उनको, उनकी मार्केटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी, उनको फाइनेंसर मिल जाएंगे, उनको प्रोड्यूसर मिल जाएंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएंगे। लेकिन जो दूसरी तरह का एक स्ट्रगल है, जैसा आपने कहा कि भाई ठीक है हमको भी करना पड़ा, या ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल जो है तब तक जो है वो चलता है जब तक वो सफल नहीं हो जाते। सफल होने के बाद वो स्ट्रगल जो है वो उनकी क्या कहना चाहिए, जो एक दिलचस्प कहानी है उसका हिस्सा बन जाता है। लोग कहते हैं हाँ भाई ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी ऐसा ही किया था, तो हो सकता है हमें भी 10 साल ऐसा करना पड़े तो क्या बुरा है। और उसमें बहुत सारे लोग जो है उसी चक्कर में उसी ग्राइंड में जो है वो पिसते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन हाँ, वो जो एक आपने बात कही कि पैशन वाली बात है, तो ये जो पैशन ड्रिवन मामला है, समाज उसके बदले में, अजय जी आपके पास आता हूँ, समाज जो है क्या उस पैशन का रिकॉग्निशन करता है? जैसे अभी विनय जी जिस तरीके से, जिसने पैशनेट ढंग से उन्होंने अपील की, मुझे बहुत मैं सच कहता हूँ बड़ा बड़ा टचिंग था वो। तो वो एक फिल्मकार जो है वो अब इतना समय गुजारने के बाद अगर वो आ करके कार्यक्रम में ये कहता है कि भाई आप लोग बचा लीजिए, आप इसके लिए लड़िए, आप इस बात को आगे बढ़ाइए, तो ये भी कलाकार की जो एक दुविधा है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसका संतरास है, उसका एक हिस्सा है कि आप जिस चीज को बहुत हिंदी सिनेमा का दर्शक जो है वो उसको इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है कि सरकार जो है क्या कर रही है सिनेमा के साथ में, सरकार कहीं कुछ किसी को कोई मतलब जो अच्छे लोग हैं उनको इंसेंटिव नहीं दे रही है, जो बुरे लोग हैं उनको आगे बढ़ा रही है, और कहीं कोई दूसरी आवाज उठा रहा है तो उसको आवाज को दबा रही है। ऐसे में क्या किया जाए अजय जी? ये तो बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या किया जाए। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इस तरीके से चारों तरफ से सफोकेशन फील करते हैं केवल, और अपना गुस्सा निकालते हैं। जो थोड़ा सा मिनिमम स्पेस है हमारे पास, वहीं आकर के हम अपनी बातें कहते हैं, और जो भी हमारे वश में है, चाहे वो फेसबुक स्टेटस के तौर पे हो, ट्विटर के तौर पे हो, या जहां भी हम लेख लिख सकते हैं, इस संवाद में आ सकते हैं, जहां भी होता है मौका मिलता है हम ये बातें करते हैं।
इस अवार्ड को जो मिला है और जिस तरीके से भारत को रिकॉग्निशन मिला है, मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या नेशनल प्लेटफॉर्म पर दरकिनार किया जाता है ऐसे सिनेमा को, ऐसे आर्ट को जो व्यापक समुदाय को हंसने का मौका नहीं देता, मनोरंजन नहीं करता, एक खास किस्म से फिल्मों को लेकर के आता है, गंभीरता रहती है उसमें एक खास उद्देश्य भी रहता है। लेकिन हम ऐसे निरुद्देश्य दौर में हैं जहाँ पे ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। वैसे में इन पुरस्कारों का महत्व बन जाता है, बढ़ जाता है, और जिस तरीके की फिल्में यहाँ एप्रिसिएट होती है, या भारत में भी मामी का फेस्टिवल होता है, धर्मशाला फेस्टिवल होता है, और भी दूसरे फेस्टिवल होते हैं। मैं भारत का जो गोवा वाला फेस्टिवल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी दूसरे यहाँ तिरुवनंतपुरम में एक फेस्टिवल होता है। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे ऐसी फिल्मों को प्रश्रय दिया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, उनकी बातें की जाती है। सवाल ये है कि हम कहाँ इस बात को रख सकते हैं कि इन फिल्मों के प्रदर्शन का मौका मिले, उनको दिखाया जा सके। क्या पायल कपड़िया की फिल्म को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा सकता है? क्या दूरदर्शन उसकी एक कीमत दे करके ये दिखा सकता है कि ये फिल्म इस साल ग्रैंड प्री लेके आई है और ये फिल्म सबको देखी जानी चाहिए? जिस तरीके से वे द केरल स्टोरी को दिखाते हैं, उस तरीके से क्या इस फिल्म को नहीं दिखाया जा सकता? क्या ऐसी फिल्मों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती? ठीक है कि हमारे मल्टीप्लेक्सेस जो हैं, थिएटर जो हैं, उनका एक अलग नजरिया बना हुआ है, लेकिन पीवीआर जैसे थिएटर या कुछ और छोटे-मोटे जो भूमिका वे अदा कर सकते हैं, उसका बहुत वो चाहे वो अपने सीएसआर के थ्रू करते हो या जैसे भी करते हो, कई बार ये लोग फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसी फिल्मों को चुनते हैं। बीच में एक डायरेक्टर्स कट चलता था पीवीआर के अंदर, जहाँ पे ऐसी फिल्में आ जाती थी, या छोटी-मोटी संस्थाएं इनसे किराए पर लेके थिएटर को फिर ये फिल्में दिखाती हैं। तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल सर्किट के थोड़ा-सा अपना विस्तार करना चाहिए, और जो 10 दिनों का आयोजन होता है, उस 10 दिनों के आयोजन को वो लगातार साल भर का आयोजन करें, और हर हफ्ते, जैसे मामी यहाँ करता है, मामी हर महीने कम से कम 2 फिल्में, 1 फिल्म तो दिखाता ही दिखाता है। वो चुनिंदा फिल्मों को दिखाता है, और हम जो उसके मेंबर हैं या हम देखना चाहते हैं, तो हम जा सकते हैं देखने के लिए। वैसी सुविधाएँ यहाँ भी दी जा सकती हैं। मैं आपसे इजाज़त लेते हुए सूर्यन से जानना चाहूँगा कि हम पायल कपड़िया को, असल में सूर्यन को बुलाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम उनको जरा नजदीक से जान सके, पायल को छात्र कैसी रही, कैसी पढ़ाई की उन्होंने। आपको बताऊं, मैं मुझे जो जानकारी है कि सूर्यन के पास पायल का एक क्लास नोट भी पड़ा हुआ है, जो कभी संयोग से रह गया होगा इनके पास। हाँ, या जिस तरीके से पायल की जो फिल्म आई पहली, जो 10 शॉट्स बनाया था, उस पर कैसे ये लोग हंस रहे थे, और वो लड़की आज कहाँ पहुंची हुई है जहाँ ये उसकी तरफ देख सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं उससे। क्यों सूर्यन, थोड़ा सा थोड़ा हम जानना चाहेंगे, ये बताइए पायल के बारे में। जी बिल्कुल जी। ये हमारा कॉमन कोर्स चलता है, उसमें 10 शॉट एक्सरसाइज होती है, जिसमें हमें 10 शॉट में एक नैरेटिव, एक छोटी सी कहानी बनानी होती है। तो उस दिन मेरे ग्रुप का एडिट था वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो मैंने उसमें अपना जो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें फ़ोल्डर में देखा, तो उसमें पायल का फ़ोल्डर पड़ा हुआ था। तो मेरे बगल में एक मेरा क्लासमेट था, उसने बोला चलो इसका देखते हैं इसने क्या बनाया। तो उसने उसका वो 10 शॉट चलाकर देखा, तो उसमें मतलब कि देख के हँसी आ गई। आस-पास जो बैठे थे उन्होंने देखा, सबको हँसी आ गई। और कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो फ़िल्म जो है उस फ़ोल्डर में नहीं थी, शायद किसी ने बोला था कि पायल ने खुद ही डिलीट कर दिया उसको। तो उस तरह की फ़िल्म थी, और उसके बाद हमारा जो एक एक्सरे होती 16 mm कंटिन्यूटी, उस समय सेलुलॉइड चलता था, अभी तो बंद हो गया है। तो हमें उसमें करना होता था। तो 16 mm के असेसमेंट में हमने उसकी फ़िल्म देखी, तो एक जैसे आप बोल सकते हैं स्टीप राइज, 360 डिग्री बिल्कुल जो एक परिवर्तन कि वो बाद में हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि अरे उसने ये 10 शॉट क्या बनाया, अभी ये देखो ये क्या 16 mm बनाया।
तो 16 mm से आगे एक कदम, उसके आगे एक डीवी एक्सरसाइज होता है, तो वो 16 mm से भी ऊपर था वो। तो हम इस तरह से मैं अपने रूममेट से इस बारे में डिस्कस करता था कि किस तरह उसने इसको एज ए चैलेंज लिया होगा। हमें नहीं पता कि उसने क्या किया, लेकिन हम अपने अंदर ये महसूस कर सकते थे कि हाँ, उसके बाद जो है शायद उसने दिल पे लिया होगा, क्योंकि वो फिल्म डिलीट हो गई थी तो लोग बोल रहे थे कि उसने खुद ही डिलीट किया है। तो वो जो चेंज आया उसमें, उसको देख के हमें लगा कि हाँ, देयर इज समथिंग इन हर। और फिर अगली फिल्म जो है वो डायलॉग एक्सरसाइज होता है, तो उसमें तो खैर वो तो कान के लिए नॉमिनेट हुई ही थी। जी, जी, जी। हाँ, और आपने जो पढ़ाई का क्या बताया माहौल है? आप लोग क्या सीखते पढ़ते हैं वैसे? हर चीज़, मैं एडिटिंग में था तो एक कॉमन कोर्स होता है, उसमें हर चीज़ बताई जाती है, कैमरा से लेके एडिटिंग, साउंड, डायरेक्शन और आर्ट डायरेक्शन भी इवन। तो वो सारा कुछ कॉमन चलता है। जैसे उसके जैसे बाद जय पारक साहब ने भी कहा और सौम्या ने भी कहा कि ये लोग जो एप्रिसिएशन कोर्स में जाते हैं तो 50-60 फिल्में देखते हैं। आप लोग जो साल भर या 2-3 साल के कोर्स में हैं, उनको कितनी फिल्में देखने को मिल जाती हैं और दुनिया के कहाँ के कौन से प्रमुख फिल्म मेकर्स होते हैं जिनसे आप लोगों को सिखाया पढ़ाया जाता है? क्या उसमें भारत की भी फिल्में होती हैं? जी, होती हैं। हिंदी और रीजनल दोनों होती हैं, और रोज़ एक स्क्रीनिंग होती है शाम को। अभी तो 6:30 बजे होती है, हमारे समय में 6 बजे होता था। तो हफ्ते में 5 दिन स्क्रीनिंग होती है। उसके अलावा आप जैसे एक रेट्रो चलता है कभी-कभी कि हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को ले लिया। और इसमें ये भी होता है कि जैसे डायरेक्शन कोर्स के लिए कोई वर्कशॉप चल रहा है, तो एक वर्कशॉप के लिए स्पेसिफिक फ़िल्म्स जो होती हैं, जो विजिटिंग फैकल्टी या सजेस्ट करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग होती है उसकी। जैसे अभी डायरेक्शन का हुआ और उसके बाद कैमरे का वर्कशॉप चल रहा है। अभी शायद पिछले दिनों एनिमेशन फिल्में काफ़ी स्क्रीनिंग हुई थी उनकी। तो जैसे उनके लिए कोई वर्कशॉप हुआ तो ये पर्टिकुलर होता है, उसी तरह चलता है। और अगर कुछ भी नहीं चल रहा, जैसे इस समय हो रहा है, स्टूडेंट्स बिजी हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो पहली बार मुझे दिखा कि यहाँ हॉलीवुड कॉमर्शियल फिल्में जो उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, जैसे जुरासिक पार्क अभी था, लाइफ ऑफ पाई, इस तरह का। इवन फेस ऑफ, ये जॉन ट्रावोल्टा की फिल्म है, जो वहाँ का मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म बोल सकते हैं, उसकी भी स्क्रीनिंग हुई है। जी। एक चीज बहुत जो शुक्रिया मैं सुने बताना आप चाहती आपने हूँ, जी एक चीज हाँ, जो मैं एफटीआई के बारे में कहना चाहती हूँ, जब हम वहाँ थे, एक चीज जो हमारे बैच के जस्ट पहले शुरू हो गई थी, वो था कि वहाँ गेट बंद हो जाता था, वरना एफटीआई का गेट कभी बंद नहीं होता था। फिल्में जी, चलती थी, स्क्रीनिंग होती थी, जब आपका मन करता था, जो भी आप हैं, आप हाँ, आइए, आप मेन थिएटर में जाकर फिल्में देखिए। मेन थिएटर में जब एक बार मैं और कोर्स करने से पहले एक बार और किसी सिलसिले से एफटीआई गई थी, तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे। मुझे नहीं पता मैं किसके साथ फिल्म देख रही थी, लेकिन मैं बैटलशिप टोमकिन देख के निकली थी। और मुझे याद है कि जब मैं कोर्स करने गई थी वहाँ पे मतलब जो जो बाहर जितने भी रिक्शे वाले भैया होते हैं जो आपको इधर उधर लेके जा सकते हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि आपने कौन सी फिल्में देखी। और मेरा प्रिविलेज था, जब मुझे लगा था अरे मैं क्या बताऊं, जब उन्होंने मुझसे पलट के पूछ लिया आपको सिटीजन केन दिखाई है मैडम, तब मुझे समझ में कमाल आया था है। कि मेरी खुद की प्रिविलेज्ड अंडरस्टैंडिंग कितनी गलत है, कि मैं सोच के चल रही हूँ कि उन्होंने फिल्में देखी होगी। उन्होंने मुझसे कई सारी फिल्में देखी हुई थी, क्योंकि मेन थिएटर में कभी किसी को रोका नहीं जाता था कि सिनेमा चल रहा है, आकर देखिए। तो ये था एफटीआई, यही था जेएनयू, जहां कभी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वो जगह खुली थी। लेकिन वो जगहें क्योंकि बंद कर दी गई हैं, इसलिए हमें, हमारे पास कुछ अपने ही दुनिया से निकल के सीखने की एक जो कैपेसिटी होती, वो खत्म हो गई है। और वो शायद एक बहुत ही मतलब दुखी करने वाली बात तो है ही, लेकिन शायद एक, मतलब वी शुड ऑल बी वेरी अफ्रेड कि हम एक सिर्फ एक भीड़ बनाए जा रहे हैं, जिस भीड़ का कोई जो भी आकर हमें किसी भी तरफ हाँकने की कोशिश करेगा, हम चले जाएंगे। और एक चीज जो मैं और कहना चाहती थी अवार्ड के संदर्भ में अमिताभ जी, वो ये था कि कैन मिलने के बाद
शायद एक मेरी उम्मीद ये है कि लोग इसीलिए ये फिल्म देख लेंगे क्योंकि ये कैन जीती है। अगर उससे पहले इन्हें पता भी नहीं होगा कि ये फिल्म क्या है, और ये एक शर्मनाक बात भी है लेकिन एक जरूरी चीज भी है कि चलो इसी बहाने फिल्म तो देख लो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है इनके ऊपर बात करना। और तीसरी चीज मुझे लगती है जो आपने अजय जी से भी सवाल पूछा था कि क्या करें। मेरे ख्याल से जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और जो अजय जी ने कहा वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार अलग अलग जगहों में कलेक्टिव्स बन के सॉलिडारिटी दिखानी बहुत जरूरी है। क्या हम जी 5 लोग एक साथ मिलके एक फिल्म स्क्रीन कर सकते हैं कहीं? क्या हम ऐसे शुरू कर सकते हैं? जरूर मल्टीपल स्मॉल बॉडीज दैट आर डूइंग मल्टीपल पीसेस ऑफ वर्क। आई थिंक उससे शायद जी थोड़ा असर है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक जमाने में फिल्म सोसाइटीज ये काम किया करती थी कि जो अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करती थी। अब वो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट भी अनफॉर्चुनेटली अब खत्म हो गया है। उत्तर भारत में कभी बहुत ज्यादा पॉपुलर था ही नहीं, लेकिन ये कि जहां भी देश में था वहां पे अब जो है वो कम हो गया है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सिनेमा के लिए मतलब कमिटेड लोग हैं, जो अच्छे सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसके प्रशंसक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो ये देखें कि कैसे अच्छी फिल्में जो हैं वो अच्छे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो बात अजय जी कह रहे थे कि उनकी स्क्रीनिंग जो है वो होनी चाहिए, मुझे लगता है दिल्ली में पहले जब फिल्मोत्सव होता था तो वहां जिस तरीके का एक्सपोजर मिलता था और जो उसके जरिए काफी दायरा जो बड़ा होता था सिनेमा का देखे जाने का, वो शायद अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि उत्तर भारत में उस तरह की कोई चीज अब रही नहीं है। इसलिए उत्तर भारत में उस तरह के अच्छे सिनेमा के लिए अब मार्केट नहीं है। दर्शक जो है उसको बहुत खोजना पड़ता है कि कहाँ मैं अच्छी से अच्छी फिल्म देखूं, अगर वो चाहता भी है देखना। साउथ में तो चलिए आपके पास केरल का फिल्मोत्सव है, या मुंबई में मामी आपने कह दिया, गोवा में तो आपके पास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ही। लेकिन जो एक पहले उत्तर भारत में हुआ करता था वो एक खिड़की जो है वो अब बंद हो गई है। तो मेरे ख्याल में प्रतिबद्ध जो दर्शक हैं अच्छे सिनेमा के, या जो इस तरह के मंचों के लोग हैं, उनको ये कोशिश करना चाहिए। और साथ साथ ये भी देखना चाहिए जो बात विनय जी ने कही, जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मैं उसको मानता हूँ कि एक फिल्म मेकर की बहुत पैशनेट अपील कि भाई वो ये कहे कि भाई आप जो है इन संस्थानों को बर्बाद होने से बचा लीजिए। तो ये जनता का काम है मेरे ख्याल में। जो भी जैसे जब आप दबाव डालते हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि भाई आप आंकड़े जारी कीजिए, तो वो उसको अंततः जारी करने पड़ते हैं। वो भले ही वो 1780 के साथ में अभी वो नहीं आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव काम करता है। तो एक नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी जो है उसका काम, उसके काम के दायरे में सिनेमा और संस्कृति की रक्षा भी होना चाहिए। ये है। इसी नोट पर आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। ये बहुत अच्छी बातचीत रही और पायल कपाड़िया को मिले सम्मान के बहाने अच्छे सिनेमा के दिन बहुरे, अच्छे सिनेमा के से जुड़े लोगों को और ज्यादा काम करने का मौका मिले, उनको प्रतिष्ठा मिले, उनको सम्मान मिले और उनको और काम भी मिले और दर्शक उनके काम को देखें, सराहें। ये एक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो बात अजय जी कह रहे थे और पारक साहब ने भी कही, अच्छे फिल्मकार जो है, ये हम जिस समय बात कर रहे हैं मृणाल सेन की जन्मशती चल रही है और राज कपूर का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो अगर ये सिंथेसिस हम कर सकें कि हाँ भाई एक समानांतर सिनेमा और एक मुख्य धारा का सिनेमा, उसके लिए बीच का एक रास्ता हम निकाल सकें जहां दर्शक जो है वो दोनों तरह का अच्छा सिनेमा देखे और उसको सराहें, तो एक बहुत अच्छा काम होगा। एक बहुत अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि बहुत सब्र के साथ उन्होंने इसको देखा सुना। फिर किसी कार्यक्रम में फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे।